नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि एक बहुत ही भयानक जंग जिसे बोलना चाहिए मिसाइल युद्ध होने जा रहा है और वो भी अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो होगा वो इजराइल होगा और पूरी ताकत के साथ ये हमले होने जा रहे हैं। और इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि शायद ईरान ट्रंप के ट्रैप में फंस चुका है। वो कैसे फंसा, इसके पीछे की क्या कहानी है, अभी के आकलन क्या है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के एक बयान से जो मुश्किल से 7-8 घंटे पहले दिया है उससे पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। सारे अरब देश हाई मोड पर चले गए हैं, कहते हैं हाई अलर्ट पर चले गए हैं, अपने अपने एयरबेस और सैन्य अड्डों को कवर करने लगे हैं। ऐसी ऐसी अचानक क्या घटनाएं हो गई कि इजराइल ने भी युद्ध स्तर पर अपने पूरी एयरफोर्स को अलर्ट पर कर दिया है। पेट्रोलिंग शुरू हो गई, शॉर्टीज जो फाइटर जेट्स की होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी समझने से पहले आप मुख्य 3 या 4 बातों को अच्छे से जान लीजिए कि आखिर अगले 72 घंटे में क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रंप का एयरफोर्स वन में दिया गया वो बयान, जब वो दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में जो दावोस में एक विश्व आर्थिक मंच का जो सम्मेलन चल रहा था उसकी तारीख है 23 जनवरी लास्ट डेट। वो कंप्लीट होके जब वो वापस अमेरिका की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एयरफोर्स वन अपने विमान में बोला पत्रकारों से कि हमारा एक बहुत बड़ा युद्धपोत बहुत तेज़ी से मिडिल ईस्ट में लगभग पहुँच चुका है और वो ईरान के बहुत करीब है। ये ट्रंप का जो बयान था वो खलबली मचाने के लिए काफ़ी था। हम सबको पता है कि दक्षिणी चीन सागर से लगभग 5 या 6 दिन पहले ये जहाज़ जो था वो रवाना हुआ था और ये एक बहुत बड़ा युद्धपोत है जो परमाणु कहते हैं ना ऊर्जा से चलने वाला एक ऐसा युद्धपोत है जिसको सालों तक ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। उस युद्धपोत के साथ टोटल मिलाकर लगभग 20 जंगी जहाज़ बताए जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर हैं, उसमें 2 ऐसी परमाणु क्लास की पनडुब्बियाँ भी हैं जो जहाज़ के नीचे नीचे चल रही हैं। और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए ट्रंप को कम से कम ऐसे एक बड़े युद्धपोत को की ज़रूरत थी जिसको वो अरमाडा वर्ड यूज़ करते हैं। अरमाडा आपको बता दें, अरमाडा का मतलब होता है कि जंगी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उतार दिया है। अब ट्रंप का जो बयान आया है उन्होंने उसमें वर्ड में यूज़ किया है कि अमेरिकन आर्माडा जो है वो ईरान के करीब पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप ने आज 23 जनवरी को बता दिया कि वो कहां पर कब कैसे हमला करने जा रहे हैं और आखिरी वक्त में आकर उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने इस प्रतिक्रिया के ऊपर क्या कहा है। इसके ऊपर बहुत क्लियर कट IRGC के सुप्रीम कमांडर की तरफ से भी और वहाँ के टॉप कमांडर की तरफ से बिल्कुल क्लियर एक मैसेज दिया गया है कि हमारी 3000 मिसाइलें पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल को तबाह करने के लिए तैयार हैं। हम जो जंग करने जा रहे हैं वो हम जंग जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि हम दुश्मनों को पूरी तरीके से मारने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ईरान का क्लियर कट मैसेज है, या तो हम मरेंगे या फिर मारेंगे। फिलहाल ईरान के जो सख्त तेवर हैं और जो उसकी आक्रामकता है उसके पीछे रूस और चीन का एक बहुत बड़ा गेम भी सामने आ चुका है। उसको भी लेकर बहुत ही संशय बन चुका है कि आखिर ये युद्ध कैसा होगा। कुल मिलाकर वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये पिछले कुछ दशकों का सबसे बड़ा मिसाइल युद्ध होने जा रहा है और इसमें अगर कोई सबसे घातक मिसाइल हमले करेगा तो वो होगा ईरान। और शायद इसीलिए 23 जनवरी को ट्रंप ने बोला कि भाई हमारे जो अरमाडा है यानी कि जंगी बेड़ा है वो ईरान के करीब पहुंच चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि होने वाला क्या है। इसके अंदर 2 या 3 बड़ी मुख्य खबरें हैं कि आखिर ट्रंप ने अचानक ये दावा क्यों किया। कहाँ वो कह रहे थे कि अभी हम बड़ा हमला नहीं करेंगे, इससे पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ जाएगी, और अचानक उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में 14 जनवरी को ही ऐसा दावा किया गया है खुफिया रिपोर्ट में कि मोसाद ने और CIA ने खुफिया रिपोर्ट दी थी कि हमें 14 जनवरी तक इसके ऊपर ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन एंड टाइम पर ट्रंप के पास 2 ऐसे फ़ोन आ गए कुछ घंटे पहले 14 जनवरी को कि हमें हमला तुरंत रोकना होगा। अगर हमने इस वक्त ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो 14 जनवरी को क्या हुआ, ट्रंप के पास 2 फ़ोन कॉल आए। उसमें से एक बताया जाता कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का था, दूसरा था सऊदी अरब के प्रिंस सलमान का। दोनों ने इस बात को क्लियर कट बोला कि अगर ट्रंप आपने इस वक्त ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट में एक भी अमेरिकी अड्डा बिना ईरानी मिसाइलों के धमाके के गुजर नहीं पाएगा। ईरान की मिसाइलें दनादन आके वहाँ गिरेंगी और हम ऐसी कंडीशन में नहीं हैं कि हम आपको रोक लें। उस वक्त जो USS अब्राहम लिंकन जो इनका युद्धपोत है, जो इस समय दक्षिणी चीन सागर से अरब सागर की तरफ पहुंच चुका है जैसे कि दावे किए जा रहे हैं, वो उस वक्त वहां मौजूद था। तो ट्रंप को तुरंत उसको रोकना पड़ा। उन्होंने बहाना बनाया कि भाई हमसे ईरान ने बोला है कि उसने
जो दोषी प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, ऐसे 840 लोगों की फांसी को ईरान ने रोक दिया है, इसलिए हमने भी हमला रोक दिया है। ट्रंप ने एक तरीके का यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की वर्ल्ड के सामने कि देखिए साहब, हम ईरान पर हमला नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ईरान ने 840 लोगों की फांसी को रोक दिया है, इसलिए हमने हमला रोक दिया है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत ये थी कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही तैयार नहीं थे कि अगर हम हमला तो कर देंगे, इसकी तैयारी थी, लेकिन अगर ईरान हमला करेगा तो हम बचेंगे कैसे। ये जो संकट था अमेरिका और इजराइल के सामने, वो इतना भयानक था कि ट्रंप को 14 जनवरी को अपना हमला रोकना पड़ा और उसके 7 दिन के बाद अब 23 जनवरी को ट्रंप ने बोला है कि हमला करना चाहते हैं अगर ईरान हमारी बातों को नहीं मानेगा। और मजे की बात देखिए, ईरान ने आज ही बोला है कि याद रखिए, जो ट्रंप बार बार दावे कर रहे हैं कि मैंने 830 या 843 या 840 ईरान में जिनको फांसी दी गई थी उनकी फांसी को मैंने रोकवा है और मैंने इतना दबाव डाल दिया ईरान के ऊपर कि उसने फांसी नहीं दी, लेकिन ये जो दावे हैं ईरान की तरफ से बिल्कुल खारिज कर दिए गए हैं। वहाँ के ईरान के अटॉर्नी जनरल ने दो टूक कहा है कि ट्रंप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, ना तो 840 लोगों की फांसी रुकी है और ना ही हमने ये 840 लोगों की फांसी ट्रंप के कहने पर होल्ड की है। उनके ऊपर एक केस चल रहा है, उसकी जैसे ही कार्रवाई होगी वो तय करेगा कि 840 में से सबको फांसी देनी है या कितने लोगों को देनी है या किसको नहीं देनी है, ये ईरान तय करेगा, ट्रंप नहीं करेंगे। तो ट्रंप ने जो एयरफोर्स विमान में एक दावा किया था कि मेरी वजह से 840 लोगों की जान बच गई है जिनको फांसी होने वाली थी बुधवार को, उन्होंने एक दिन भी बताया कि जो अभी बुधवार निकला है उसको, उस दिन ईरान में 840 लोगों को फांसी होने वाली थी, ऐसा ट्रंप ने दावा किया। अब सवाल आता है कि अचानक जब ये सारे समीकरण सामने आ रहे हैं तो अमेरिका और इजराइल की मंशा क्या है, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले आप देखिए कि टाइमिंग क्या है। ट्रंप की जो टाइमिंग है वो बड़ी हैरान करने वाली है। 14 जनवरी को जो अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने जा रहा था वो रुक गया, लेकिन 23 जनवरी को तक आते आते ट्रंप ने इशारा कर दिया कि हमारे जहाजी बेड़े वहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम हमला करेंगे। इसके पीछे की दो वजह बताई जा रही हैं। एक तो ये था कि जो दावोस में स्विट्जरलैंड के दावोस में जो विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन हो रहा था, जहाँ पर लगभग 50 देशों के राष्ट्र प्रमुख समेत बताया जाता है करीब 2-2.5 हज़ार मेहमान पहुंचते हैं, उसकी लास्ट डेट है 23 जनवरी। जैसे ही 23 जनवरी का वो पूरा समीकरण खत्म हुआ, वहाँ से ट्रंप ने उससे पहले अपनी स्पीच दे दी, सबको धमकाया, यूरोप को धमकाया, किसी को टैरिफ के नाम पे धमकाया, ईरान को धमकाया और सबको धमकाने के बाद अपना मैसेज देने के बाद ग्रीनलैंड पर अपना कहते हैं ना टैरिफ वॉर, युद्ध की जो धमकियाँ देनी थी वो सब कुछ उन्होंने वहाँ से जब कर लिया, तब उन्होंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने अपनी स्पीच, अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया वर्ल्ड को, अब मैं ईरान के मोर्चा पर आकर अच्छे तरीके से पकड़ बनाता हूं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला है ट्रंप ने कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर अभी कोई युद्ध करने नहीं जा रहा हूं, कोई कब्जा नहीं करने जा रहा हूं, कोई सेना नहीं उतारना जा रहा हूं, क्योंकि ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने इस वक्त ग्रीनलैंड का मोर्चा खोल दिया तो पूरा यूरोप उनके खिलाफ खड़ा होगा, जैसा कि हो चुका है। और जो कहते हैं ना जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने तो दो टूक बोला है कि हम किसी की दादागिरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुल मैक्रो पहले ही बोल चुके हैं कि हम सम्मान की भाषा जानते हैं, हम अपमान की या धमकी की भाषा को पसंद भी नहीं करते और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे ऊपर इस तरीके की चीज़ों को थोपे। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने अपना जो दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि एक बार मैं दावोस से अपनी चीज़ों को क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं ग्रीनलैंड के जो मुद्दा है उसको शांत करूंगा, पहले मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, ईरान पर हमला पर जब सक्सेस हमारी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उस दौरान बहुत सारे यूरोपियन देश जो होंगे वो उसका खुलकर विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देश जो हैं वो ईरान के खिलाफ हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक बहुत बड़ा जब ताकत दिखाएंगे ईरान के ऊपर अपनी अमेरिका और इजराइल कि देखिए हम कितने पावरफुल हैं, हमने उनकी 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हम तबाह करने की क्षमता रखते हैं। तो उससे क्या होगा, यूरोप के देशों में एक और भय पैदा होगा और उसके बाद वो ग्रीनलैंड के मोर्चे पर फिर से जाएंगे। ये तो तय है। ट्रंप की कथनी करनी ऐसी है जिस पर शायद ब्रह्मा भी विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट आया है दुनिया में, युद्ध का डैडी, जिसके ऊपर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता, खुद अमेरिकन नहीं करते कि आज वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर में क्या बोलेंगे। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रंप ने जो अपना चाल चली है ईरान के ऊपर, वो इतनी घातक और खतरनाक है जो इजराइल के लिए अब वजूद की लड़ाई बन गई है। और इसीलिए इजराइल ने दो टूक कहा है कि हम जानते हैं कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला जरूर करेगा। और इसीलिए यूएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ अब सुनने में ये भी आ रहा है कि डब्ल्यू जॉर्ज बुश जो युद्धपोत है वो अटलांटिक महासागर से भी रवाना हो गया है। यानी कि एक देश को तबाह करने के लिए दो बड़े युद्धपोत लगाए जा रहे हैं, उनके साथ 20 जंगी जहाज हैं, दो परमाणु पनडुब्बियां हैं। और कहने को तो ये बोला जा रहा है कि एक ही युद्धपोत के अगर सारे उसका बेड़े को बना दें, इसको आर्माडा बोल रहे हैं, अमेरिकी आर्माडा, जो यूएस अब्राहम लिंकन जो उसका मुख्य युद्धपोत है, बाकी उसके साथ डिस्ट्रॉयर हैं जिसमें टॉम हॉक जैसी मिसाइलें हैं। और ऐसा
चैलेंज है अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए कि भाई आपने हमला तो कर दिया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जब हमला करेगा ईरान तो आप उससे कैसे बचोगे। इसी की तैयारी इतने दिनों से चल रही थी। इसी में पूरा पेंटागन, पूरा जो कहते हैं ना वॉशिंगटन, इसी में डटा हुआ था कि भाई हम कहाँ कहाँ पर अपने मिसाइल एंड कहते हैं ना एंटी मिसाइल सिस्टम को तैनात करें, कहाँ अपने डिस्ट्रॉयर को लाएं, कहाँ पर हम नेविगेशन को लाएं, कहाँ हम अपने जासूसी जहाज़ों को सही तरीके से तैनात करें, ताकि ईरान के जब चौतरफा हमले होंगे तो हम उसे रोकेंगे कैसे। और ईरान ने खुद बोला है वो कुछ मिनट के अंदर, कुछ घंटे के अंदर 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा, जिसमें कुछ ऐसी भी मिसाइलें हैं ईरान की जिसका तोड़ अभी भी इजराइल के पास नहीं है, जिसमें एक नाम आ रहा है फतेह 1 और फतेह 2। ये एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा खतरा है। और आपको बता दूं कि जब जून 2025 में 13 जून से लेकर जो 24 जून तक जो 12 दिन की लगभग लड़ाई चली थी, उसमें इजराइल को बहुत घातक नुकसान ईरान की मिसाइलों से हुआ था। और उस टाइम खुर्रम 4 मिसाइल उनकी बहुत हिट हुई थी, बैलिस्टिक मिसाइलों में इमाद हुआ था। और इसके बाद हज कासिम जो वहाँ पे थी वो उनके पास उस वक्त बहुत बढ़िया कंडीशन में थी। तो और सेजिल मिसाइल जो ईरान की है वो तो ऐसी मिसाइल थी जिसका तो उनको एक बबल दिखाई दिया था कि कितनी स्पीड में जाके उसने हमला किया। तो ईरान के जो तेवर हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका चाहता है कि जो 37 साल से खामनेई का शासन चला रहा है सुप्रीम लीडर अली खामनेई का, उसको ख़त्म करना है। और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि या तो पहले वो खामनेई को किसी तरीके से रास्ते से हटा दें। उसके ऊपर भी 2 खबरें अभी तक आ चुकी हैं और वो भी खुफिया सूत्रों के हवाले से कुछ दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि तेहरान के पास में एक करीब 100 मीटर गहरा बंकर है जिसके अंदर खामनेई को छिपाया गया है। वहीं से वो सारे अपने बहुत ही खास 1 या 2 लिमिटेड लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बाकी जो पूरा कंट्रोल है वो IRGC के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। आपको बता दें IRGC जो है वो खामनेई के लिए बहुत ही लायबल है, वो बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा करती है और बॉर्डर्स की सुरक्षा और दुनिया भर की ईरानी सेना के साथ जो उसका तालमेल है वो IRGC का बहुत ज़बरदस्त है। जो IRGC है उसके एक कमांडर जनरल कमांडर हैं, उनका नाम है मोहम्मद पाकपुरी। मोहम्मद पाकपुरी ने क्या बोला है कि हमारा हाथ एक ट्रिगर के ऊपर है। याद रखिए अमेरिका और इजराइल, ये ईरान इस बार आपको छोड़ेगा नहीं, बचने का मौका नहीं देगा। इसीलिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने 2-3 चीज़ें अपने आप को बचाने के लिए की हैं। पहली ये है कि अगर इजराइल एक साथ कुछ वक्त के अंदर 3000 मिसाइलों को अगर दाग देता है तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो विस्फोटक हैं वो भी कहते नहीं 500 किलो से लेके 1200 किलो तक के उनके पेलोड हैं। अगर इतना बड़ा धमाका तेल अवीव, हाइफा जैसे बंदरगाह जो इजराइल के वहाँ पे हुए, या कतर और सऊदी अरब में जो अमेरिका के अड्डे हैं, अगर वहाँ पर हमले हो गए तो वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। वो अपने आप में एक छोटे मोटे परमाणु बम जैसी तबाही कर देगी। मिसाइलें ऐसी हैं ईरान के पास। और आपको बता दें ये युद्ध में साबित हो चुका है, रूस यूक्रेन युद्ध में, कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं या हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं या फिर उसके शाही ड्रोन या मोहाजिर 10 जैसे जो ड्रोन्स हैं वो वास्तव में बहुत ही कारगर रहे। उन्होंने बहुत सटीक हमले किए हैं, उनको आसानी से तबाह नहीं किया जा सका। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान का जो ड्रोन और मिसाइल की जो क्षमताएं हैं वो हैं तो अमेरिका और इजराइल के बराबर की, लेकिन अगर कॉस्ट के हिसाब से बात की जाए तो वो उनसे 10 गुना सस्ती बताई जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब ईरान के पास 2 ही विकल्प बचे हैं कि अगर उसे अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचा दो कि अगर वो जीत भी जाए तो कम से कम जीत का जश्न ना मना पाए, उसकी खुद इतनी तबाही हो जाए कि वो पहले ये देखे कि मैं जश्न मनाऊं या फिर मैं अपनी तबाही को देखकर रोऊं। तो यही जो डर था, यही था इजराइल के PM नेतन्याहू को, जो उन्होंने 14 जनवरी को ठीक ट्रंप के हमला करने से कुछ 1 या 2 घंटे पहले फ़ोन किया कि सर अभी रुक जाइए, इजराइल अपने बचाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर आपकी सेना ने इस वक्त हम पर हमला कर दिया तो अरब सागर से लेके और इधर तेल अवीव तक कुछ भी हमारे मिडिल ईस्ट में कुछ भी हमलों के ऊपर ऐसा बचाव का तरीका नहीं है कि हम ईरान की सारी मिसाइलों को रोक लें। आपको बताएं, खुद मोसाद की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब जून 2025 में हमारे ऊपर हमला हुआ था तो ईरान की सिर्फ 14% मिसाइलें ही सक्सेस हुई थी। उस हिसाब से देखा गया था तो लगभग 20 से 25 ही मिसाइलों ने सही तरीके से जाके तेल अवीव और हाइफा और जो उनके यरूशलेम जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं इजराइल के, वहाँ पर बहुत नुकसान किया था। लेकिन अब दावा किया गया है कि अगर उसी रेशियो में 3000 या 2000 मिसाइलों को दाग दिया, अगर 2000 मिसाइलों को भी दाग दिया तो भी 280 मिसाइलें जो होंगी वो इजराइल में गिरेंगी। अगर 280 मिसाइलें हिट कर गई इजराइल के अंदर ईरान की, और वो भी खुर्रम 4 जैसी और सेजिल जैसी या हज कासिम जैसी या शहाब 3 जैसी मिसाइलें अगर हिट कर गई जाके इजराइल के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना विनाशक
कितना विनाशक दृश्य होगा। गाजा से बुरी स्थिति वहाँ होगी। गाजा में तो इतनी बड़ी मिसाइलें दागी ही नहीं गई हैं, वहाँ तो बम्बारमेंट हुआ है। इस लेवल की जो मिसाइलें अगर वहाँ फटी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो तबाही दिखाई दी थी, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जहाँ पर सीमेंट जो होता है ना वो कहते हैं राख बन के रह जाता है, बिल्कुल जल जाती है वहाँ की। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि ईरान जो है उसने पक्का मन बना लिया है कि मुझे कैसे क्या करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती ईरान के साथ साथ रूस और चीन हो गए हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ईरान को ऐसी खबरें, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पाया है, लेकिन दावे किए गए हैं कि चीन के करीब 16 जेट, वो कौन से जेट हैं किसी को नहीं पता, तेहरान पहुँच चुके हैं। इस खबर पर मैं इसलिए उतनी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता कि कोई भी अपने देश का जेट किसी देश को दे दे और वो अगले दिन से उड़ा के उस पर हमला कर ले, ये संभव ही नहीं है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले तो ईरानी पायलट उसकी ट्रेनिंग लें, उसमें भी 2-3 साल का वक्त लग जाता है। फाइटर जेट के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसको और समझना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि चीन की ये खबर कितनी पुख्ता है, लेकिन ऐसे दावे हैं कि लगभग चीन के 16 जेट जो हैं वो ईरान पहुंच चुके हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि कोई गुप्त तरीके से चीन में पहले से ट्रेनिंग दे दी गई हो या दी जा रही हो या दी जा चुकी हो, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि 16 जो चीन के जेट हैं वो ईरान पहुँच चुके हैं। इसके अलावा ये भी दावा है कि S-400 जो रशिया का है वो ऑलरेडी तेहरान पहुंच चुका है, उसको खास लोकेशंस पे लगाया गया है। ये जो S-400 है, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है अमेरिका के F-35 और इजराइल के पास F-35, दोनों के पास जेट्स हैं, उनको वो ट्रेस कर सकता है। और अगर उसने ट्रेस कर लिया तो वो ऐसी मिसाइलें दागेगा जिससे F-35 आसानी से बच नहीं पाएगा। इसीलिए अमेरिका को सबसे बड़ी चिंता ये है कि रशिया और चीन इसकी आड़ में क्या खेल खेलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी आ रही है सामने में कि रूस सीधे युद्ध में नहीं उतर रहा है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि वो सैटेलाइट से अपना लाइव डेटा ईरान को दे सकता है। अगर लाइव डेटा ईरान की IRGC को मिल गई और वो भी मिसाइल दागते वक्त, तो आखिरी सेकंड में, आखिरी मिनटों के अंदर ईरान अपनी मिसाइलों से जो टारगेट को हिट करने के तरीके हैं या उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करनी है, जो उसके अंदर कोड डिकोड करना है, वो इस तरीके से कर देगा कि पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम टाइप के या एरो टाइप के इजराइल के, वो चकरा सकते हैं और उसको चकरा के दिखा चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान की जो अब बैलिस्टिक मिसाइलें या हाइपरसोनिक मिसाइलें, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब जून 2025 में इजराइल ने अटैक किया था तो कुछ ही मिसाइलें जाके इजराइल को हिट कर पाई थी, ऐसा खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है। लेकिन वो जो कुछ मिसाइलों ने जब हिट किया अपने टारगेट को तेल अवीव के आसपास, तब पता चला कि भाई उनका जो डेटा था, जब हिट करता है ना तो उसका एक सिग्नेचर होता है, वो वहाँ से लाइव लेते रहते हैं। उनको पता रहता है कि हमारी मिसाइल कितनी देर में, किस डिग्री पे, कितने डिस्टेंस पर, किस धमाके के साथ, किस एंगल पे जाके फटी। तो इसके जो डेटा होते हैं उसके हिसाब से वो अंदर उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं। मेन खेल होता है प्रोग्रामिंग का। जो चिप उसके अंदर लगी होती है उसकी अगर प्रोग्रामिंग उस हिसाब से बदल दी जाए तो वो मिसाइल का रूप और स्वरूप जो हमला करने का होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। और आपको बता दें कि ईरान को मिसाइल के मामले में मास्टरी है। मानना पड़ेगा कि ईरान ने अपने बलबूते सिर्फ मिसाइल के दम पर पूरे अरब वर्ल्ड को दहला रखा है, जबकि सारे अरब वर्ल्ड के पास आप देखोगे बढ़िया बढ़िया अमेरिकन फाइटर जेट हैं, मिसाइलें हैं, थार्ड पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है सऊदी अरब, कतर जैसे देशों के पास। लेकिन उनमें से एक भी ऐसा देश नहीं है जो ये कह दे कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। बोल नहीं सकता, करने की तो बात छोड़िए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ईरान की जो ताकत है, मिसाइल ताकत है, या उसकी जो ड्रोन पावर है जो उसने रूस यूक्रेन युद्ध में साबित की है, वो ये साबित करता है कि ईरान इस बार एक भी देश को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि IRGC के जो जनरल कमांडर हैं, यानी कि जो चीफ कमांडर हैं वहाँ के, उन्होंने क्या बोला है, मोहम्मद अबू बकर ने, उन्होंने सीधा बोला है कि मोहम्मद, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद पाकपुर है उनका पूरा नाम, मोहम्मद पाकपुर। उन्होंने बोला कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। और ट्रिगर का मतलब ये होता है कि हम एक बार दबाएंगे सारी मिसाइलें चालू हो जाएंगी। उसके बीच में उन्होंने कितने सेकंड का या कितने मिनट का क्या गैप कर रखा है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर 2000 सेकंड में भी 2000, अगर एक सेकंड के हिसाब से मांग लो तो आप मान के चलिए कि 2000 सेकंड के अंदर 2000 मिसाइलें अगर दाग दी तो फिर उन्हें काबू करना असंभव हो जाएगा। क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो अमेरिका के युद्धपोत जो आ रहे हैं, जिसको आर्माडा बोल रहे हैं, जिसमें US अब्राहम लिंकन और लगभग 20 युद्धपोत हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर हैं, उन पर कुल मिलाकर करीब 500 से 800 के बीच में टॉमहॉक मिसाइलें हैं जो बहुत आसानी से ईरान के अंदर बहुत अच्छे से हमला कर सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि जब एक साथ मिसाइलें आएंगी तो वो पहले हमला करेंगी या खुद को बचाएंगी। यही सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो ट्रंप की थी। और ट्रंप चाहते हैं मैं किसी तरीके से या तो खामनेई को साफ कर दूं, इसीलिए उनके बंकर को हिट करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं। और इसीलिए
ईरान में के विदेश मंत्री, आप अच्छे से जानते हो, अगारची, उन्होंने क्या बोला कि याद रखिए खामनेई को अगर खरोंच भी आई तो इतना रखिए याद कि इजराइल और अमेरिका के एक मिडिल ईस्ट में मौजूद एक भी सैन्य अड्डा बचेगा नहीं। और ख़ास तौर से आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो है इजराइल को। अमेरिका तो बहुत दूर है उससे, हाँ ईरान से, और अगर वहाँ की इजराइल की दूरी देखो तो वो लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर तक पड़ती है, और ये आराम से ईरान जो है वो उनको चटका सकता है या उन पर हमला कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में दो ही विकल्प बचे हैं अमेरिका और इजराइल के पास कि अगर इजराइल 2-3 हज़ार मिसाइलों से हमला करने की योजना बना चुका है और उसका सीधा सा कहना है कि वो एक ही बार में सबको मिटा देगा, वो जीतने के लिए नहीं मारने के लिए युद्ध करेगा, तो ऐसी स्थिति में यही है कि हम ईरान की मिसाइलों को उड़ने से पहले, हमला करने से पहले कैसे तबाह करें, इसी के ऊपर पूरा गेम चल रहा है। और इसी को लेकर जो ट्रंप हैं वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। इसीलिए पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन की बातें आई कि वो अरब सागर में पहुंच हो गया, अब पहुंच चुका है अरब सागर में। अब आ रहा है कि अटलांटिक सागर से जो यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश युद्धपोत है वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अमेरिका को अच्छे से पता चल गया है कि हम फाइटर जेट से हमले तो कर लेंगे, लेकिन हम ईरान के हमलों से कैसे बचेंगे। और इसी को लेके जो गुत्थी है वो उलझती जा रही है, और ट्रंप के कमांडर यहीं पर ट्रंप को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि सर अगर हम हमला करेंगे तो ईरान के हमलों से हम कैसे बचेंगे। यहाँ अमेरिका को हमला करने में देर नहीं लगेगी, अमेरिका को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब ईरान पलटवार करेगा तो हम कैसे बचेंगे। और इसीलिए ये जो आपको मैंने बहुत सारी मिसाइलें फतेह 1, फतेह 2 जो दिखाई, उनकी रेंज आप देखिए 1500 किलोमीटर, खुर्रमशहर 4, सेजिल, इमाद, शादाब, हज कासिम 1400 से 3000 किलोमीटर, ये जो मिसाइलें हैं ये अपने आप में साक्षात काल हैं, अपने आप में एक सर्वनाश हैं। इसीलिए जो पेंटागन के अधिकारी ने कैलकुलेशन निकाली है और अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे बताया है, उसी की वो है 26 तारीख कि 26 जनवरी को डार्क मोड में सर्वनाश हमले। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि डार्क मोड क्या है। डार्क मोड का मामला ये है कि जो यूएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत इस वक्त है वो कहाँ है किसी को नहीं पता है, क्योंकि ऐसे बात किया जा रहा है कि इसके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, जो सिग्नल देते हैं अपनी लोकेशन का या अपनी पहचान का या अपने कहते हैं ना लोकेशन का, वो पूरी तरीके से छिपा दी है रशिया ने। और बहुत ही गहरे समुद्र से होते हुए ये जो अरब सागर में पहुंचे हैं, बस इतनी सनसनी फैला दी है ट्रंप ने कि हमारे युद्धपोत जो हैं वो अरब सागर में पहुंच चुके हैं। लेकिन किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है वो कहां पर हैं, ईरान से कितनी दूरी पर हैं, वो कब हमला करेंगे। लेकिन जो ट्रंप के अधिकारी हैं उन्होंने जो कैलकुलेशन 26 तारीख की बताई थी वो इसलिए सच साबित होती नज़र आ रही है क्योंकि 23 जनवरी का जो दिन है, ट्रंप ने जो ऐलान किया है उसके बाद मुश्किल से 48 से 72 घंटे लगेंगे ईरान पर एक बड़ा हमला करने के लिए अमेरिका को, और वो तारीख बैठती है 26 जनवरी 2026। याद रखिएगा 26 जनवरी 2026 का दिन जो होगा वो बहुत ही डिसाइसिव हो सकता है, वो एक तरीके से सर्वनाश के लिए बहुत बड़ा दिन भी हो सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको खिलवाड़ या कोई एक कहते हैं ना खाली एक लाइन मत समझिए कि ये बना दी गई सनसनी के लिए, ये सनसनी नहीं है। ये पेंटागन के अधिकारी ने जिस तरीके से बोला था कि 26 तारीख तक हमला होगा उसका सबसे बड़ा सबूत खुद ट्रंप ने 23 जनवरी को दे दिया है। डावोस से वो निकल चुके हैं, आर्थिक विश्व मंच पर जो उनको बोलना था, जो अपनी ब्रांडिंग करनी थी, जो अमेरिका की धमक दिखानी थी, जिसको धमकाना था, वो ट्रंप पूरी कर चुके हैं। अब उनका मकसद है कि मैं पहले ईरान को काबू में करूँगा, उसके बाद ग्रीनलैंड में घुसूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में क्या हो रहा है। फिलहाल पुतिन और ट्रंप के बीच में तालमेल क्या चल रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप का विश्वास ये है कि हमें हर हालत में ईरान को तबाह करना पड़ेगा। उसका 400 केजी जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम 60% जो है, उसको हर हालत में तबाह करना होगा, वरना ईरान अगर 10 एटम बम बना लेगा तो फिर आप याद रखिए कि अमेरिका भी उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। और ये आखिरी चांस होगा, ये आखिरी चांस है अमेरिका और इजराइल के पास कि वो ईरान को काबू में कर लें, वरना खामनेई शासन आपको बता दें इतना मजबूती के साथ उभर के आया प्रदर्शनों के बाद जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आप देखिएगा कि जो 840 लोगों को फांसी रुकवाने का दावा ट्रंप कर रहे थे, उसकी खिल्लियाँ, उस दावे की धज्जियाँ खुद ईरान के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उड़ा चुके हैं। अब हमको 48 से 72 घंटे निगाह जमा के रखनी है कि 26 जनवरी को डार्क मोड में सर्वनाश युद्ध होता है या नहीं होता है। लेकिन इतना तय है कि ईरान जो है वो मरने और मारने को उतारू है। मेरी टिप्पणियों पे अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा। आप अपने व्यूज़, अपने विश्लेषण की क्षमताएं जो आपके अंदर हैं वो साझा करिएगा, क्योंकि हम उन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से हमारी रिसर्च बाकी चीज़ें होती हैं ताकि हम आपको और बेहतरीन कंटेंट दे सकें। नमस्कार।